जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो ज्योग्राफी की हमारी मैराथन थी उसकी 5वीं क्लास चल रही है यहाँ पर। और 5वीं क्लास में मैं यहाँ पर आपको सारा सब कुछ बिल्कुल इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जैसा मैं पहले पढ़ा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी और अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा क्रिस्टलर और लॉस के बारे में। देखो, जहाँ तक मेरे को लगता है क्रिस्टलर और लॉस दोनों से एक क्वेश्चन मोस्टली पूरा चांस होता है, बनता है। ठीक है, दोनों आपस में कंपेयर करने वाले टॉपिक हैं, कंफ्यूज करते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों के बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपस में हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है और हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम पढ़ के गए हैं, फिर कंफ्यूज हो गए, फिर गलत हो गया। ठीक है ना, इस सिचुएशन में बहुत बड़ा दुख होता है। क्रिस्टोलर और लॉस, देखो क्रिस्टोलर और लॉस दोनों को मैं पढ़ाने वाला हूँ एक साथ। पहले बार आपको पढ़ने को, जिन्होंने मेरा पेड बैच ले रखा है ज्योग्राफी का, उन्होंने तो बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि मैं पेड बैच में बहुत ही स्पेशली तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि कहाँ पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपका डाउट के जो कन्फ्यूजन है ये सारी चीज़ें दूर हो जाएं। देखो, क्रिस्टोलर मोदय कहाँ के थे? दक्षिणी जर्मनी के थे। और लॉस अमेरिका को आयोवा। ठीक है, जर्मनी के थे नहीं, ये थे नहीं। क्रिस्टोफर मोदय ने जो अध्ययन किया था, क्रिस्टोफर मोदय का जो अध्ययन क्षेत्र था वो दक्षिणी जर्मनी था, और लॉस का क्या था? अमेरिका का आयोवा प्रांत था। ठीक है, अब देखो, आपको मैं याद करने का एक थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। आपने कभी कहानियां सुनी होगी कि अंग्रेज है ना, उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया था। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया था, और अंग्रेज पहले से ही बहुत पावरफुल थे। क्या थे? अंग्रेज पहले से ही बहुत पावरफुल थे। जर्मनी कहाँ पर है? जर्मनी में मोस्टली अंग्रेज ही हैं। भाई, यूरोपियन कंट्री है जर्मनी, तो वहाँ पर अंग्रेज है। तो डायरेक्टली बात है भाई, जर्मन का था, अंग्रेज था एक, तो क्या होगा? अमेरिकन की तुलना में तो क्या होगा? हाई लेवल का कैंडिडेट होगा। तो इसके हाई लेवल के विचार होंगे, इसके हाई लेवल की थॉट होगी। गरीब आदमी होता है, उसके उसी तरीके के विचार होते हैं। कुछ अपवाद होते हैं जिनके बहुत अच्छे खासे ख्वाब होते हैं। और ध्यान रखना, जो गरीब होता है ना, वो ही इतिहास रचता है, लेकिन हर गरीब नहीं रचता। कुछ कुछ, एक दो, 0.0000%। ठीक है, तो क्रिस्टोफर मोदय थे, वो कहाँ के थे? क्रिस्टोफर मोदय का जो अध्ययन क्षेत्र था वो दक्षिणी जर्मनी था, और जर्मनी में अंग्रेज रहते हैं। ठीक है, तो इनका जो सब कुछ था वो हाई लेवल का था, इनके विचार भी हाई लेवल के थे, इन्होंने प्रोफेशन भी हाई लेवल का चूज किया होगा। ठीक है, दूसरी साइड लॉस मोदय अमेरिका के थे। अमेरिका पहले के समय में जर्मनी की तुलना में क्या था? लोअर कैटेगरी का था। तो लॉस मोदय का अध्ययन क्षेत्र अमेरिका का आयोवा प्रांत था, जिसकी वजह से उस टाइम अमेरिका में क्या थी? सारी चीजें कम थी, जैसे वहां पर निम्न श्रेणी के आवास हैं, निम्न श्रेणी के विचार हैं, सारी चीजें लोअर श्रेणी की थी। तो आपके दिमाग में ये बात सेट कर लेना है। केवल आपको ये दो चीजें याद करनी है। सबसे पहले कि क्रिस्टोलर दक्षिणी जर्मनी से संबंधित था, लॉस आयोवा से संबंधित था। ठीक है, लॉस आयोवा, लॉस आयोवा, लॉस आयोवा, लॉस आयो, लॉस आयो, लॉस आयो, ऐसे शब्द लिंक कर लो। लॉस आयो, लॉस आयो, लॉस आयोवा। ठीक है, और अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिणी जर्मनी, दोनों शब्द याद होंगे कि क्रिस्टोलर दक्षिणी जर्मनी और लॉस अमेरिका का आयोवा। अब दक्षिणी जर्मनी से तुरंत आपके माइंड में शब्द आना चाहिए उच्च। यहाँ पर सारी चीजें उच्च थी, यहाँ पर उच्च श्रेणी के आवास, यहाँ पर उच्च श्रेणी के कोटि के लोग। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड। तो जो प्राथमिक क्रियाकलाप होता है, जिसमें कौन कौन से काम आते हैं? खेती का काम आता है, खनन का काम आता है। ठीक है, इस तरीके के काम आते हैं। खेती, खनन, कौन से में? आखेट करना, खेती करना, खनन करना, आखेट करना, ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। मॉडिफिकेशन का काम करना, मॉडिफाई करना, विनिर्माण का काम करना, फैक्ट्रियों में काम करना, मजदूरी का काम करना। ठीक है, मजदूरी का कैसे? जैसे एक कारीगर है, तो कारीगर का जो काम होता है ना, वो द्वितीय सेक्टर में आता है। एक मिस्त्री होता है, उसका काम द्वितीय सेक्टर में आता है। ये चीजें बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है आपको। कारीगर और मिस्त्री सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, तो तृतीय सेक्टर है जो प्राथमिक क्रियाकलापों की तुलना में तो हाई लेवल का होगा, तो यहां पर भी उच्च हो गए। समस्त काम कर सकते हैं। समस्त का मतलब है, क्रिस्टोफर मोदय का विचार था कि जर्मन के लोग हैं जो उच्च श्रेणी के मकानों में रहते हैं, उच्च कोटि के लोग हैं, हाई प्रोफाइल तरीके के काम करते हैं। तो इसलिए क्रिस्टोफर मोदय का मानना था कि यहाँ के जो लोग हैं वो सभी तरीके के काम कर सकते हैं।
वो सेकेंडरी सेक्टर का भी काम कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर का भी काम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने के की वैल्यू स्थिर मानी थी। दूसरी साइड लोस मोदे जो कि अमेरिका के आयो प्रांत के क्षेत्र के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित है इनका मॉडल। इन्होंने सभी जगह निम्न शब्द का प्रयोग किया। प्राथमिक क्रियाकलाप ये भी निम्न कोटि के क्रियाकलाप हैं, ठीक है। और इन्होंने माना कि भाई कमजोर है यहाँ के लोग, अमेरिका के जो आयोवा प्रांत के लोग हैं वो क्या है, कमजोर है, निम्न है, ये हर काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको याद हो गई। अब देखो क्रिस्टोलर ने 3 के का प्रयोग किया था। 3 कौन कौन से थे? 3 था, 4 था और 7 था। K3, K4 और K7। तो क्रिस्टोलर ने के को स्थिर माना है, जबकि लोस ने के को अस्थिर माना है। क्रिस्टोलर का सिद्धांत था वो क्या था? सरल था। इन्होंने केवल 3 वैल्यू दे दी भाई, K3, K4 और K7, बस केवल 3। जबकि लोस मोदे ने कोई फिक्स नहीं किया। तो भाई मैं तो एक तो आपको 3 ऑप्शन दूं और एक मैं आपके सामने अनलिमिटेड ऑप्शन रखूं। तो मेरे हिसाब से जहां तक है, जब आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा सटीक तरीके से सही कर पाओगे, आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो क्रिस्टोलर में के स्थिरता केवल 3 वैल्यू थी, इसलिए ये क्या था? सरल था। लेकिन सैद्धांतिक था, इन्होंने सिद्धांत बना दिया कि मैं तो केवल के 3 ही मानूंगा। इनका क्या था? जटिल था, घूमते रहो कि हम के की वैल्यू क्या माने, ठीक है। वास्तविक था, लेकिन भाई जहां पर के की वैल्यू 4, 5 रखनी चाहिए वहां पर 5 रखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर 5 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर तो केवल 3 वैल्यू, 3, 4 और 7, इन तीनों में से कोई सी भी रखो। यहाँ पर आप चाहो जो वैल्यू रख सकते हो। विरल जनसंख्या, भाई हाई प्रोफाइल लोग थे, जनसंख्या बहुत कम थी, बच्चे कम पैदा करने वाले लोग थे ये। यहाँ भाई सघन जनसंख्या, बच्चे पैदा कर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार ही बच्चे पैदा करने का यहाँ पर लोगों के पास। इन्होंने षटकोणीय माना, जो केंद्र है, जो नगर का जो केंद्र स्थल है उसका आकार इन्होंने षटकोणीय माना था क्रिस्टोलर मोदे ने, जबकि लोस मोदे ने षटकोणीय प्लस त्रिभुजीय दोनों तरीके का माना था, ठीक है। उसके बाद परचून व्यापार गुरुत्व आकर्षण सिद्धांत किसका है? ये रोयली मोदे का है, न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है। जो परचून व्यापार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है रोयली मोदे ने दिया था, जो कि न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत पर आधारित था। हैडन के द्वारा वर्गीकरण किया गया था प्रजातियों का, जिन्होंने टोटल 8 भागों में विभाजित किया था। हट्टन मोदे ने प्रजातियों को 5 भागों में विभाजित किया था, वो भी 1931 में किया था। डेविड रिकॉर्डो ने श्रम का वर्गीकरण किया था। मॉक्स मोदे आर्थिक से संबंधित था। डी कैस्टो उच्च प्रोटीन से संबंधित थे। सैडलर घनत्व से संबंधित था। डडले आहार सिद्धांत से संबंधित था। और ड्यूमॉट केशाकर्षण शक्ति सिद्धांत से संबंधित थे। तो ये सारे के सारे जो मॉडल हैं वो प्रजातियों के वर्गीकरण से संबंधित हैं, जिसमें डेविड रिकॉर्डो ने श्रम का वर्गीकरण दिया, मॉक्स मोदे ने आर्थिक से रिलेटेड किया, डी कोस्टो ने जो क्लासिफिकेशन था वो उच्च प्रोटीन के मात्रा के आधार पर किया था। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है, जब मैंने अपने पेड बैच में सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाई थी वहाँ समझा दिया मैंने, ठीक है। कि जहाँ पर उच्च प्रोटीन खाने वाले लोग मिलते हैं, इस तरीके से जहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व वाले लोग मिलते हैं, जहाँ घनत्व अधिक होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। डडले ने आहार सिद्धांत दिया था, ड्यूमॉट ने केशाकर्षण शक्ति सिद्धांत दिया था। पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी वुड्स की पुस्तक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी एनालिसिस किसकी पुस्तक है? वुड्स की। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत जैसे संतुलन सिद्धांत न्यूटन मोदे ने दिया। प्रगामी तरंग सिद्धांत प्रोग्रेसिव वेब थ्योरी वेवेल मोदे ने दी। नहर सिद्धांत द कैनल थ्योरी एयर ने दिया। स्थैतिक तरंग सिद्धांत स्टेशनरी वेब थ्योरी हैरिस मोदे ने दिया। गतिक सिद्धांत डायनामिकल थ्योरी जो कि लाप्लास ने दिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए हम ग्रेट बैरियर रीफ है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी भाग में है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ है। प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के संबंध में अवतरण सिद्धांत दिया गया था, जो कैमिसो डार्विन, ठीक है। देखो प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के संबंध में जो अवतरण सिद्धांत है, जिसको सब्सिडिशन थ्योरी बोलते हैं, वो सबसे पहले कैमिसो के द्वारा दिया गया था, उसके बाद डार्विन द्वारा दिया गया था, और डाना मोदे ने इस सिद्धांत का स्वतंत्र रूप से प्रतिपादन किया था, ठीक है। उसके बाद स्थलखंड की स्थिरता के संबंध में सिद्धांत। देखो एक चीज और बता दूं मैं,
जो परवाल भित्ति थी, परवाल भित्ति की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार के सिद्धांत थे। ठीक है, परवाल भित्ति की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार के सिद्धांत थे। पहले वो सिद्धांत थे जहां पर स्थलखंड की स्थिरता में विश्वास किया जाता था, और दूसरे वो सिद्धांत थे जहां पर स्थलखंड की स्थिरता में विश्वास नहीं किया जाता था। जहां पर स्थलखंड की स्थिरता में विश्वास नहीं किया जाता था उनको बोलते थे अस्थिर सिद्धांत। उनका मानना था कि जो स्थलखंड है वो रेगुलर क्या होता जा रहा है, नीचा धंसता जाता है, और जैसे जैसे स्थलखंड नीचे धंसता जाता है प्रवाल भित्ति का विकास होता जाता है। ठीक है, तो प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार की थ्योरी। पहला वो सिद्धांत जो स्थलखंड की स्थिरता में विश्वास करते थे, और दूसरा वो सिद्धांत जो स्थलखंड की स्थिरता में विश्वास नहीं करते थे। तो स्थलखंड की स्थिरता में अविश्वास करने वाले या स्थलखंड की स्थिरता में विश्वास न करने वाले थे डार्विन महोदय, डाना महोदय और कैमिसो महोदय, और इन्होंने अवतलन सिद्धांत दिया था। और अवतलन सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि स्थलखंड धीरे धीरे नीचे धंसता जाता है। जैसे जैसे स्थलखंड के ऊपर प्रवाल का विकास होता जाता है वैसे वैसे स्थलखंड नीचे की ओर धंसता जाता है। ठीक है, तो परवाल भित्ति की उत्पत्ति के संबंध में यदि मैं इस अस्थिर स्थलखंड का सिद्धांत की बात करूं कि अस्थिर स्थलखंड में विश्वास कौन कौन से विद्वान करते थे, या स्थलखंड की अस्थिरता में विश्वास कौन कौन से विद्वान करते थे, तो उसमें कैमिसो, डार्विन और डाना तीनों आएंगे जिन्होंने अवतलन सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि स्थलखंड की अस्थिरता में विश्वास करने वाला सिद्धांत कौन सा था, अवतलन सिद्धांत था। दूसरा था स्थलखंड की स्थिरता में विश्वास। इन लोगों का मानना था कि भाई स्थलखंड है जो बिल्कुल उसी लेवल पर रहता है, वो बिल्कुल भी नीचे नहीं धंसता है। तो परवाल भित्ति के उत्पत्ति के संबंध में स्थलखंड की स्थिरता में विश्वास करने वाले सिद्धांत कौन कौन से थे। पहला था स्थल स्तर सिद्धांत जो कि मर्रे ने दिया, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत जो कि डेली ने दिया, और इसके अलावा गार्नियर और आगासिज महोदय, इन्होंने भी स्थलखंड की स्थिरता पर ही विचार किया था परवाल भित्ति के विकास के लिए। ये आपको पता चल गया। अब हम पाठ पढ़ते हैं प्रादेशिक परिसीमन की विधियां। प्रादेशिक परिसीमन की विधियां में सबसे पहले हम बात करते हैं सांख्यिकी विधि जो हैगेट के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो प्रादेशिक परिसीमन की विधियां जिसमें सांख्यिकी विधि जो कि हैगेट महोदय के द्वारा दी गई थी। अब देखो, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की तुलना में ज़्यादा है। तेलुगु गंगा परियोजना है जो कि चेन्नई को स्वच्छ जल की आपूर्ति करवाती है। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में है। ठीक है, इसके अलावा एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी एम्ब्रोज महोदय की किताब है। ह्यूमन ज्योग्राफी ब्रुन्स महोदय की है। ह्यूमन ज्योग्राफी ब्लास महोदय की भी है, ध्यान रखना। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी देमांजो की पुस्तक का नाम है। भूसत्तावादी उपागम में विश्वास करते थे रिटर, टेलर और रेटजल। रिटर, टेलर और रेटजल तीनों के तीनों भूसत्तावादी उपागम में विश्वास करते थे। कानपुर एक औद्योगिक नगर है। जाल विधि है जो रॉबिन्स महोदय ने दी थी। ढाल वर्ग विधि है जो रेज व हेनरी ने दिया था। कोर्निया ढाल विधि है जो वेंटवर्थ ने दिया था, और ढाल विश्लेषण विधि है जो स्मिथ ने दिया था। तो ये आपको चारों की चारों विधियां याद रखनी है। जाल विधि रॉबिन्स ने दी थी, ढाल वर्ग विधि रेंज हेनरी ने दी थी, कोर्निया ढाल विधि वेंटवर्थ ने दी थी, ढाल विश्लेषण विधि स्मिथ ने दी थी। ठीक है, प्रोजेक्शन को नेट के सिलेबस से हटा दिया गया, इसलिए प्रोजेक्शन वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। बेंडोग्राफ में क्या होता है, कई रेखाओं के द्वारा योग और उसके भागों को प्रदर्शित किया जाता है। बेंडोग्राफ में क्या किया जाता है, कई रेखाओं के द्वारा योग और उनके विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया जाता है। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जनांगीय विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ध्यान रखना, ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत की जनांगीय विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चीनी के उत्पादन में पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा तमिलनाडु है। अन्नामलाई, यदि इन तीनों को क्रम से व्यवस्थित करवा ले, क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो सबसे उत्तर में है अन्नामलाई, अन्नामलाई के दक्षिण में पालनी और पालनी के दक्षिण में इलायची। कांडला जो पोर्ट है वो कच्छ की खाड़ी में, कांडला पोर्ट गुजरात में है जो कि कच्छ की खाड़ी में है। इसके अलावा लघु हिमालय की मैं बात करूं तो देखो, लघु हिमालय में जो धौलाधर है वो हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है,
महाभारत नेपाल में है और मसूरी उत्तराखंड में है। लघु हिमालय की ये 4 चोटियां हैं, जिसमें एक है धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, दूसरी पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है, तीसरी महाभारत जो कि नेपाल में है और चौथी मसूरी जो कि उत्तराखंड में है। मैग्नेटोगोर्स्क जो कि रूस में है, लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नागार्जुन सागर बांध है जो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। और मयूराक्षी या मोर नदी पर उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। माता टीला बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में, तो माता टीला बेतवा उत्तर प्रदेश, मयूराक्षी मोर वेस्ट बंगाल, इंदिरा सागर नर्मदा मध्य प्रदेश, नागार्जुन सागर कृष्णा आंध्र प्रदेश। गोकुल ग्राम योजना गुजरात में दूध से संबंधित थी है। गोकुल ग्राम योजना दूध से संबंधित है जो कि गुजरात में है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में रहती है और बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में रहती है। दोनों को बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना। बकरवाल जम्मू कश्मीर में और गद्दी हिमाचल प्रदेश में, दोनों चलवासी पशुचारण का काम करती हैं। जैविक मरुस्थल बोलते हैं दामोदर नदी को। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अपने उपयोग से अधिक चावल का उत्पादन करता है। ठीक है, ध्यान रखना। पंजाब है, जो हम पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब एक ऐसा स्टेट है भारत का जहां पर उपयोग से अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। वाराणसी में बांदा है जो कि बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र सिंगरौली जो कि कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर सोनभद्र जो कि चूना पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चंदौली मऊ जो कि सिलिका बालू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 9 डिग्री चैनल है जो करवती को मिनी काय से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल है जो छोटा अंडमान को कार अंडमान से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। इसके अलावा देखो, टेम्परेचर और वर्षा में मैं बात करूं, चाय और कॉफी में हमें कंफ्यूज करता रहता है, क्योंकि उसको पता है चाय कॉफी में बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो देखो, चाय के उत्पादन के लिए टेम्परेचर चाहिए 21 से 29 डिग्री सेल्सियस। वहीं कॉफी के उत्पादन के लिए टेम्परेचर चाहिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। चाय के उत्पादन के लिए वर्षांत चाहिए 115 से 200 सेंटीमीटर। वहीं कॉफी के उत्पादन के लिए वर्षांत चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 125 से 200, 150 से 200। ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है ऊन, मांस और डेयरी का। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा निर्यात करता है ऊन का, दूसरे नंबर पर है मांस का और तीसरे नंबर पर है डेयरी का। ठीक है, इसके अलावा उत्तर में ऑस्ट्रेलिया में एक मेरिनो किस्म की भेड़ पाली जाती है। किसकी? मेरिनो किस्म की भेड़ पाली जाती है। पहली बात, दुनिया की 1/3 भेड़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। दुनिया की 1/3 मेरिनो किस्म की जो भेड़ है, वो 1/3 नहीं 70% मेरिनो किस्म की भेड़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती हैं। मेरिनो किस्म का जो ऊन होता है वो सबसे हाई क्वालिटी का ऊन होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है मेरिनो से रिलेटेड। तो मेरिनो किस्म का ऊन उत्पादन करने के लिए केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा फेमस है। बकिंगम नहर है जो कोरोमंडल तट पर है। बकिंगम नहर कहां पर है? कोरोमंडल तट पर है। बकिंगम नहर है जो कोरोमंडल तट पर है, जो कि कृष्णा नदी का जो डेल्टा है उसको चेन्नई से जोड़ता है। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी पूर्वी अफ्रीका में है, जो कि जोम्बेजी नदी को लाल सागर से जोड़ती है। इसमें रुडोल्फ, टंगानिका, एल्बर्ट, न्यासा और एडवर्ड, ये पांचों के पांचों झील हैं जो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो कि पूर्वी अफ्रीका में उसमें स्थित है। हूबर बांध अमेरिका में कोलोराडो नदी पर है। करीबा बांध रोडेशिया में जोम्बेजी नदी पर है। लोसेन सीकर अमेरिका में है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत से संबंधित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से संबंधित है। ठीक है, अब देखो संबंधित नहीं है, कैसे क्या क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इनको यदि इन दोनों पर्वतों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करवाएं तो ध्यान रखना, ऊपर की ओर है विंध्याचल पर्वत के नीचे है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत है ऊपर, जो कि मैदानी भाग को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसको मैदानी भाग से अलग कौन करता है? विंध्याचल पर्वत करता है। विंध्याचल पर्वत के जस्ट नीचे, विंध्याचल पर्वत के ही समानांतर पर्वत फैला हुआ है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, और ध्यान रखना, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा नदी, और सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर नर्मदा नदी बह रही है, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ पर ताप्ती नदी बह रही है। ये सारी चीजें हमें सीक्वेंस वाइज याद करना है।
उसके बाद अफ्रीका के बारे में पढ़ें। विषुवत रेखा है जो अफ्रीका को 2 बराबर भागों में बांटती है। मध्य अफ्रीका में साल भर बरसात होती है। कर्क रेखा सारा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। एटलस टर्सरी काल का नवीन पर्वत है। ग्रैंड ग्रैंड अल्क के बारे में बात करें तो ग्रैंड बैंक है जो न्यू फाउंडलैंड के समीप है। अब ग्रैंड बैंक क्या है, बताओ ग्रैंड बैंक क्या है? ग्रैंड बैंक है जो एक फिश बैंक है, मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि न्यू फाउंडलैंड के समीप है। अपने मूल स्थानों पर विकसित परिपक्व मिट्टियों के में पार्श्विका पाई जाती है। अपने मूल स्थानों पर विकसित परिपक्व मिट्टियों में पार्श्विका पाई जाती है। पार्श्विका पाई जाती है लाल मिट्टी में, चरनोजम मिट्टी में और चेस्टनट मिट्टी में। ठीक है, लाल, चरनोजम और लेटराइट मिट्टी, इन तीनों मिट्टियों में पूर्ण विकसित पार्श्विका पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूर्ण विकसित पार्श्विका कौन सी मिट्टियों में पाई जाती है, तो उसमें लाल, चरनोजम और लेटराइट है। इन तीनों मिट्टियों के बारे में बताऊं, जो लेटराइट मिट्टी है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी अधिक बरसात और अधिक टेम्परेचर वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में ईंट के समान गुण पाया जाता है। ठीक है, चरनोजम मिट्टी स्पेशली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है। शीतोष्ण जो चरनोजम मिट्टी है वो काली मिट्टी है, और इसके काली मिट्टी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो घास के मैदान है वहां क्या होती है, वो घास सड़ गल जाती है, जिसकी वजह से कि चरनोजम मिट्टी का निर्माण होता है। चरनोजम मिट्टी है वो एक बारीक परत वाली मिट्टी है, जबकि लेटराइट मिट्टी है जो एक मोटी परत वाली मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी के अंदर हमें सबसे ज्यादा निक्षालन देखने को मिलता है। ठीक है, आप सोचोगे सर निक्षालन कैसे? भाई लेटराइट मिट्टी का जो ऊपरी भाग है, लेटराइट मिट्टी कौन से भागों में पाई जाती है? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। स्पेशली उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर अधिक बरसात होती है, जैसे हमारा पश्चिमी घाट के क्षेत्र है, तो पश्चिमी घाट पर भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब बहुत अधिक बरसात होती है तो लेटराइट मिट्टी का जो ऊपरी भाग है, जहां पर सीधे पानी की बूंदें गिर रही हैं, तो उन बूंदों के साथ लेटराइट मिट्टी के जो गुणवत्ता युक्त कण है वो तो बहकर चले जाते हैं, और ऊपरी भाग में केवल और केवल कैसे अगुणवत्ता वाले पदार्थ बच जाते हैं, कंकड़ पत्थर बच जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, लेटराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा निक्षालन देखने को मिलता है। संसार का 90% निकल है जो कनाडा की सैंडबरी और ओंटारियो प्रांत में पैदा होता है। दुनिया का 90% निकल सैंडबरी से उत्पादित होता है जो कि कनाडा में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में खनिज तेल का उत्पादन, मध्य पूर्व में खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन सऊदी अरब करता है, फिर ईरान करता है, फिर कुवैत करता है, फिर इराक करता है। ब्रुंज ब्रुंज क्रियाशीलता अवस्था या सक्रियता के सिद्धांत का प्रतिपादन है। ब्रुंज मोदी ने क्रियाशीलता का सिद्धांत या सक्रियता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अंटार्कटिका पर O3 का श्रेय, भाई अंटार्कटिका पर ओजोन परत में क्या हो रहा है, छेद होता जा रहा है। अंटार्कटिका पर जो ओजोन परत है उसमें छेद होता जा रहा है, तो उस छेद के बारे में सबसे पहले किसने पता चलाया था? फॉरमोन मोदी ने पता चलाया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ओजोन परत का छेद अंटार्कटिका पर क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? विषुवत रेखा पर तो नहीं हो रहा। अंटार्कटिका में कौन सी प्रशीतन है या फिर कौन से वहां पर रेफ्रिजरेटर लगे हुए हैं जिसकी वजह से वहां ठीक है, तो देखो ओजोन परत की जो सांद्रता है वो अंटार्कटिका पर कम है, जिसकी वजह से कि वहां पर अंटार्कटिका में छेद हो रहा है। ओजोन परत में अंटार्कटिका के ऊपर छेद हो रहा है। उस छेद के बारे में सबसे पहले पता लगाया था फॉरमन मोदी ने। जो छेद है वो प्रतिवर्ष 7% की दर से बढ़ता जा रहा है। कितना? 7% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। फिलहाल में लगभग 10 मिलियन चौड़ा छेद हो चुका है। आंथ्रोपोपतन, जिसको गोदान पतन बोलते हैं, सिंगापुर एक आंथ्रोपोपतन है या गोदान पतन का काम करता है। पालतू पशु मानव शक्ति के संपूरक होते हैं गहन कृषि भूमि में। जहां पर गहन कृषि की जाती है वहां पर पालतू पशु होते हैं, वो मानव शक्ति के क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए शुष्क, उष्ण एवं दीर्घ ग्रीष्मकाल की आवश्यकता होती है। 21 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कपास एक ऐसी फसल है जो बिल्कुल भी पाला सहन नहीं कर सकती। कपास के लिए 50 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। ठीक है, भील जनजाति जो स्थानांतरणशील कृषि करती है। नियतकालीन बाजारों के स्थानिक संगठन RHT स्मिथ से संबंधित है। नगरीय जनसंख्या घनत्व मॉडल 1981 में दिया गया था।
नगरीय जनसंख्या घनत्व मॉडल 1951 में दिया था, dx बराबर d0e कोष्टक माइनस bx। दक्षिणी अफ्रीका में क्रोमियम का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखना, क्रोमियम का सबसे ज्यादा उत्पादन दक्षिणी अफ्रीका करता है, पाकिस्तान करता है, और भारत में एकमात्र राज्य है ओडिशा जो कि क्रोमियम का उत्पादन करता है। हवाना क्यूबा से संबंधित है, स्विट्जरलैंड बर्न से संबंधित है। फियार्ड हिमानी के अपर्दन द्वारा निर्मित एक जलमग्न घाटी है। फियार्ड तट हमें सबसे ज्यादा नॉर्वे, कनाडा और चिली में देखने को मिलते हैं। अखंडमासी, देखो एक खंडमासी चट्टानें होती हैं, एक अखंडमासी चट्टानें होती हैं। दोनों के बारे में बता देता हूँ, खंडमासी चट्टान कौन सी होती है, अखंडमासी चट्टान कौन सी होती है। देखो खंडमासी चट्टानें वो होती हैं जिनके टुकड़े हो सकते हैं, जिनके कण अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, जो यांत्रिक क्रियाओं या यांत्रिक तत्वों के द्वारा बनी हुई होती हैं। अखंडमासी चट्टानें वो होती हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जो विघटित नहीं हो सकती और जो जैविक तत्वों के द्वारा निर्मित होती हैं। तो अखंडमासी चट्टानें यांत्रिक तत्वों, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा बनी हुई होती हैं। ये विभिन्न टुकड़ों में या विभिन्न खंडों में विभाजित हो सकती हैं, जबकि अखंडमासी चट्टानें होती हैं जो जैविक तत्वों के द्वारा निर्मित होती हैं, जो अलग अलग कणों में या खंडों में विभक्त नहीं हो सकती, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, चूना पत्थर, कोयला और पिट, चूना पत्थर, कोयला और पिट, ये तीन ऐसे खनिज हैं जो अखंडमासी हैं। बाकी जितने भी खनिज है ना, सारे के सारे कैसे हैं, जितने भी चट्टाने, सॉरी खनिज नहीं चट्टाने, कोयला, पिट और चूना पत्थर, ये तीन चट्टाने कैसी हैं, अखंडमासी हैं, जो जैविक तत्वों द्वारा बनी हुई हैं, ठीक है, जिनको टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। बाकी जितनी भी चट्टाने वो कैसी हैं, खंडमासी हैं। भूदृश्य की संकल्पना के सर्वाधिक क्रमबद्ध विकास का श्रेय किसको जाता है, स्लूटर को जाता है। टेफोनी स्थल रूप एक अपर्दित गुफानुमा स्थलाकृति होती है। उच्चावच प्रतिलोमन इंगित होता है अपनत घाटी में। शुष्क रुद्धोष्म ताप दर, देखो दो चीजें याद रखनी है, एक सामान्य नॉर्मल लैप्स रेट होती है, एक शुष्क रुद्धोष्म दर होती है, और एक आर्द्र रुद्धोष्म दर होती है। नॉर्मल लैप्स रेट कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब धरती से ऊपर की ओर जाओगे तो 1 किलोमीटर चलने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। लगभग बताओ मीटर में कन्वर्ट करके बताओ, 132 मीटर पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की गिरावट देखने को मिलती है। शुष्क रुद्धोष्म दर 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है, वहीं जो आर्द्र रुद्धोष्म दर है वो 5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, ठीक है। तो आर्द्र रुद्धोष्म दर 5 डिग्री सेल्सियस, शुष्क रुद्धोष्म दर 10 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस। जो आर्द्र रुद्धोष्म दर है उसको 3, 4 भी मान लेते हैं, 5 भी मान लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना नॉर्मल लैप्स रेट से यदि कम टेम्परेचर है, 2, 3, 4, 5 वाली जो रेंज है वहां पर आर्द्र होगा। नॉर्मल लैप्स रेट से जो ऊपर वाली वैल्यू है 7, 8, 9, 10, 11 वाली, वहां शुष्क होगा। फिक्स वैल्यू पूछे तो आपको 10 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस, ये 3 शब्द याद रखने हैं। अंतरोषण अभिसरण की गति वर्षा को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में ITCZ के स्थानांतरण के कारण, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो 5 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक अति आर्द्र क्षेत्र होता है, बरसात के आधार पर या आधार पर, बरसात के आधार पर या आर्द्रता के आधार पर टोटल 5 सेक्टर में डिवाइड किया गया। एक अति आर्द्र क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत जबरदस्त बरसात होती है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। एक होता है आर्द्र क्षेत्र जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती है। एक होता है उपार्द्र क्षेत्र जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात होती है। एक होता है अर्धशुष्क जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर बरसात होती है, और एक होता है शुष्क जहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर बरसात होती है। CS है जो दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है। CS में साउथ अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है। उज एक गंभीर सागरीय निक्षेप है, जो मैंने तट पढ़ाया था वहां पर पढ़ा दिया था आपको। निवनीकरण के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है। निवनीकरण की वजह से क्या होता है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है। जीवाश्म ईंधन जिसमें कोयला, खनिज तेल और गैस है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, खनिज तेल और गैस के दहन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, CO2 और CO, ये गैसें निकलती हैं।
जैव मंडल की संकल्पना का सूत्रपात किया था एडवर्ड स्वेस ने। विशिष्ट विषय के रूप में भूगोल की तार्किक विवेचना की थी कांट मोदे ने। पार्थिक एकता समस्त भौगोलिक प्रगति में प्रभावी विचार रही है, ब्लास मोदे ने कहा था। ध्यान रखना, पार्थिक एकता ब्लास मोदे से संबंधित है। उत्तर मासा अंतरिक्ष से गुजरे थे कुक, मैगलन और वास्को डी गामा। कुक, मैगलन और वास्को डी गामा तीनों के तीनों उत्तर मासा अंतरिक्ष से गुजरे थे। क्षेत्रीय विभेदनशीलता की संकल्पना हैटनर मोदे द्वारा 1898 में दी गई थी। ठीक है, क्षेत्रीय विभेदनशीलता की संकल्पना हैटनर ने 1898 में दी थी। तुलनात्मक मापक की विशेषता बताऊं। तुलनात्मक मापक की पहली विशेषता, यह दो साधारण मापकों का सम्मिश्रण है। जो तुलनात्मक मापक है यह दो साधारण मापकों का सम्मिश्रण है। दोनों साधारण मापक की विभिन्न इकाइयां प्रदर्शित करते हैं। दोनों साधारण मापक मापन एक ही प्रदर्शक बिंदु पर निर्मित होते हैं। तो तुलनात्मक मापक की ये तीन खास विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। विषुवत रेखा, देखो प्रोजेक्शन अपन को पढ़ना नहीं है नेट जेआरएफ के लिए, तो प्रोजेक्शन को मत पढ़ो। यहाँ पर प्रोजेक्शन को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमें सिलेबस में नहीं है ना नेट जेआरएफ के प्रोजेक्शन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं मेकाल श्रेणी। देखो मेकाल श्रेणी से नर्मदा, सोन और महानदी तीनों निकलती है। ध्यान रखना, ताप्ती नदी है जो मेकाल श्रेणी से नहीं निकलती। और मेकाल श्रेणी में हमें अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है। अब अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप होता क्या, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। ठीक है, अलीगढ़ ताला निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भूमिगत जल का उपयोग सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, फिर उत्तर प्रदेश में होता है, फिर राजस्थान में होता है। सर्वाधिक मोटा कोयला हमें देखने को मिलता है। सर्वाधिक मोटे कोयले की परत पाई जाती है सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक मोटा कोयला पाया जाता है। मोटे कोयले की परत सिंगरौली क्षेत्र में पाई जाती है। अंतः स्थलीय राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत पंजाब है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। कपास से सूत बनाने में अग्रणी स्थान तमिलनाडु का है। हर्बर्टसन ने प्रमुख प्रादेशिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। हर्बर्टसन ब्रिटेन के थे और उन्होंने अपना जो प्रादेशिक प्रदेशों का जो क्लासिफिकेशन था वो 1905 में किया था। साउथ अफ्रीका सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन जोहान्सबर्ग से होता है, फिर कल्कसडोप से होता है, फिर निगेल से होता है। पोटसमार्सबर्ग मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कवा का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील, कोलंबिया और इंडोनेशिया करता है। मलक्का जल संधि मलेशिया सुमात्रा को जोड़ती है। सुंडा सुमात्रा को जावा से जोड़ती है। मकस्सर कालीमंटन को सुलेवासी से जोड़ती है और जोहोर सिंगापुर को मलेशिया से जोड़ती है। मलक्का मलेशिया, सुमात्रा मैं से मैं मिल रहा है। ठीक है, सुंडा सू से सू मिल रहा है। ठीक है, सुंडा सुमात्रा जावा, मलक्का मलेशिया, सुमात्रा, मकसर कालीमंटन सुलेवासी, जोहोर सिंगापुर और मलेशिया। ठीक है, व्लादिवोस्टोक रूस में जो कि पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हवाना क्यूबा में जो कि सिगार के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग यूरोप में देखने को मिलते हैं। क्यूबा गन्ना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रूस चुकंदर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जहां पर गन्ना और चुकंदर दोनों से चीनी बनाई जाती है। अमेरिका में जो चीनी है वो गन्ना और चुकंदर दोनों से बनाई जाती है। जैरे हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, साउथ अफ्रीका में है। प्राकृतिक रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन, भारत और जापान करते हैं। सिल्क से निर्मित वस्तुओं में जापान का प्रथम स्थान है। लाल मिट्टी में अत्यधिक निक्षालन देखने को मिलता है। गंगा के मैदान के लिए CBW, ध्यान रखना, दक्षिणी गंगा के मैदान, उत्तरी गंगा के मैदान और गंगा के मैदान, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। तीनों को मैं आगे एक साथ बताऊंगा। थॉर्नवेट के द्वारा क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है, तो कोपेन के द्वारा जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें गंगा के मैदान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था आपको बताना है। AM था या AMW था। थॉर्नवोट मोदे ने CBW दो शब्दों का प्रयोग किया था। गंगा के मैदान के लिए CAW है, दक्षिणी गंगा के मैदान के लिए CAW है और उत्तरी गंगा के मैदान के लिए CBW है। लक्षद्वीप में 94% मुसलमान पाए जाते हैं। मोपला केरल में है, मालाबार तट पर है। रासायनिक उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए दाहिज बंदरगाह जो कि गुजरात में बहुत फेमस है।
रामकोला छत्तीसगढ़ में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मग्न तट, महाद्वीपीय, देखो मग्न तट के बारे में बात करूं, महाद्वीपीय चबूतरों का विस्तृत भाग होता है। मग्न तट क्या होता है? मग्न तट, मग्न ढाल, मग्न द्वीप, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। मग्न तट महाद्वीपीय चबूतरों का विस्तृत भाग है। महाद्वीपीय मग्न तट सागरीय अपरदन और नदीय जमाव के प्रतिफल है। अंत समुद्री महाखंड मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न ढाल पर पाए जाते हैं। शीत आर्द्र प्रदेशों में अपक्षालन के द्वारा पोरजोल का निर्माण होता है। जो पोरजोल मिट्टी है वो शीत आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। शीत आर्द्र प्रदेशों में पोरजोल मिट्टी पाई जाती है। शीत आर्द्र प्रदेशों में अपक्षालन की वजह से पोरजोल मिट्टी का निर्माण होता है। ओरान नॉर्वे में है। जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था से कौन कौन से देश गुजर रहे हैं, ये मैं पढ़ा चुका पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जेलेंस्की के द्वारा दिया गया था। इसमें प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तीसरी अवस्था। अब आपको बताना है कि विलंबित विस्तारित अवस्था से कौन सा देश गुजर रहा है। विलंबक विस्तारित अवस्था से कौन सा देश गुजर रहा है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत कौन सी अवस्था से गुजर रहा है? ये दो क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। यूरोपीय देश, एंग्लो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये अंतिम अवस्था से गुजर रहे हैं। ग्लासी आग्नेय सेल से संबंधित है। ग्लासी एक बिना कणों वाली सेल होती है, जैसे ऑब्सीडियन है। कौन सी है? ऑब्सीडियन है। प्लेनियन एक ज्वालामुखी है। सबसे पहले इसका नामकरण प्लिनी महोदय के द्वारा किया गया था। इसको विसुवियस भी कहते हैं। तो प्लिनियन ज्वालामुखी को विसुवियस भी कहते हैं। प्लिनियन ज्वालामुखी का नामकरण प्लिनी ने किया था। सागर समीर सागर से स्थल की ओर चलता है। स्थल समीर स्थल से सागर की ओर चलता है। सागर सागर से स्थल की ओर, स्थल स्थल से सागर की ओर। ग्रह्य पवन तो व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवन। व्यापारिक पवन पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, और जो ध्रुवीय पवनें हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तीनों की तीनों पवनें कैसी हैं? ग्रही पवनें हैं। संतुलन सिद्धांत न्यूटन ने दिया था ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में। गतिक सिद्धांत लाप्लास ने दिया था ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में। महाद्वीपों का क्षैतिज विस्थापन सिद्धांत टेलर ने दिया था। पूरा चंबकत्व का सिद्धांत ब्लैकेट मोदे ने दिया था। भौमिकीय काल शिलाओं में अभिनव जमाव किससे संबंधित है? होलोसिन काल से संबंधित है। भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमाव होलोसिन काल से संबंधित हैं। और सेल का रूपांतरण स्लेट में होता है। स्लेट का रूपांतरण सिस्ट में होता है। एरी और होम्स के विचार, देखो ऊंचे उठे हुए भागों की रचना हल्के पदार्थों से होती है तथा उन्हें संतुलित रखने के लिए उनका अधिकांश भाग अधिक गहराई तक डूबा रहता है। ये एरी और होम्स के विचार थे। ध्यान रखना, पर्वत निर्माण के संबंध में एरी के विचार थे जो होम्स के विचार से मेल खाते थे। एरी महोदय ने जड़ संकल्पना दी थी, जबकि होम्स महोदय ने संवहन तरंग सिद्धांत दिया था। पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने दिया था। जड़ संकल्पना जिसको हम रूट हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो कि एरी महोदय ने दिया था। एरी महोदय का मानना था कि जो पर्वत जितना हमें धरातल पर दिख रहा है उसका 9 गुना भाग धरातल के अंदर समाहित है। ठीक है। उसके बाद अपनति, गिरवाखंड और संभिनति, ये तीनों के तीनों आकृति वलन के उदाहरण है। अपनति, गिरवाखंड और संभिनति ये आकृति वलन के उदाहरण है। गिरवाखंड क्या होता है? जिसको हम नापे भी कहते हैं, जो कि हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। अब गिरवाखंड क्या होती है कि जब अभिनति होता है, अभिनति क्या होता है कि जब दो चट्टानें आपस में एक दूसरे की ओर गति करती हैं, जब दो चट्टानें आपस में टकराती हैं, तो जब दो चट्टानें आपस में एक दूसरे की ओर इस तरीके से गति करेंगी, ठीक है, जब दो चट्टानें आपस में एक दूसरे की ओर इस तरीके से गति करेंगी, तो ये जो बीच वाला भाग है इसमें क्या होगा? दबाव पड़ेगा दोनों साइड से। और जब इस बीच वाले भाग पर दोनों साइड से दबाव पड़ेगा तो ये बीच वाला भाग कुछ इस तरीके से बन जाएगा, अपनति अभिनति बन जाएंगी। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा दोनों साइड से तो यहाँ से कुछ भाग टूटकर कुछ किलोमीटर दूर जाकर किसी दूसरी चट्टान पर आरोपित हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? गिरवाखंड कहते हैं, नापे कहते हैं। जो कश्मीर घाटी है वो नापे का या गिरवाखंड का एग्जाम्पल है। ठीक है। होस्ट पर्वत में क्या होता है? होस्ट पर्वत एक होर्ज पर्वत होता है, एक होस्ट पर्वत होता है। होस्ट पर्वत में क्या होता है प्यारे साथियों, मैं समझा देता हूं। देखो यह धरातल है, यदि इस धरातल के बीच का भाग ऊपर उठ जाए और इसके किनारे वाले भाग बिल्कुल स्थिर रहे तो उसको हम होस्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन, यह धरातल है और यदि इस धरातल के दोनों साइड वाले भाग, सपोज दैट ये वाला भाग नीचे धंस जाए
और ये वाला भाग नीचे धंस जाए, ठीक है, और ये जो बीच वाला भाग है वो बिल्कुल स्थिर रह जाए। तो कुछ इस तरीके वाला सीन बन जाएगा। ये नीचे धंसकर यहाँ तक आ गया, ये वाला भाग नीचे धंसकर यहाँ तक आ गया, जबकि ये ऊपर उठा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं? होर्स पर्वत कहते हैं। होर्स पर्वत में क्या होता है, धरातल के जो बीच का भाग है वो ऊपर उठ जाता है, तो उसको हम होस्ट पर्वत कहते हैं। और जब धरातल के दोनों किनारे वाले भाग नीचे धंस जाते हैं, वह बीच का भाग स्थिर रहता है, जो कि हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसको हम होर्स पर्वत कहते हैं। फ्रांस में है होर्स पर्वत। कहाँ गया? 1 मिनट, बहुत पीछे गया मैं। आज ये पीडीएफ तो मैं कंप्लीट करवा देता हूँ आपको। उत्तरी बहुत बड़ी बची हुई है। दलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र करता है। नौकुचिया उत्तराखंड में है। सह्याद्री अवशिष्ट पर्वत है। नीलगिरी एक भ्रंश तत्व पर्वत है। व्यापारिक उपागम और आचार परक उपागम किर्क मोते से संबंधित हैं। भूगोल को कोरियोलॉजिकल साइंस हेटनर मोते ने कहा था। भूगोल को मानव कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, किसने कहा था? रेडिकल मोते ने कहा था कि भूगोल को मानव के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ये रेडिकल मोते का विचार था, जो कि रेडिकल मोते ने कहा था। और क्रांतिकारी भूगोल भी इन्हीं से संबंधित है, रेडिकल मोते से संबंधित है। और भूगोल को मानव कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, रेडिकल से संबंधित है, जो कि क्रांतिकारी भूगोल से भी संबंधित है। सुदूर संवेदन तकनीकी में उपग्रहों द्वारा तापीय इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो जो सुदूर संवेदन तकनीकी है उसमें उपग्रहों के द्वारा तापीय इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं, देखो, उच्चतादर्शी वक्र, जिसको हम हाइपोसोग्राफिक कर्व बोलते हैं, जो कि कोसिनो मोदे के द्वारा 1921 में दिया गया था। स्वेड्रप मोदे के द्वारा 1942 में दिया गया था। महाद्वीप एवं महासागरों के उच्चतादर्शी वक्र का निर्माण किया था। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, सबसे पहली प्यारी बात, उच्चावच के प्रदर्शन के लिए हिप्सोग्राफिक कर्व का प्रयोग कोसिनो मोदे द्वारा 1921 में किया गया था। महाद्वीप एवं महासागरों के उच्चतादर्शी वक्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? स्वेडर्स मोदे के द्वारा 1942 में किया गया था। NEERI पर्यावरण से संबंधित है, जिसका ऑफिस नागपुर में है। मिलियन सिटी की बात करें, मिलियन सिटी वो सिटी होती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख होती है। 2001 में 35 थी, 2011 में टोटल 56 मिलियन सिटी हैं। सबसे छोटा मिलियन सिटी की बात करूँ तो वो कोटा है। सबसे बड़ा शहर की बात करूं तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले अवरोही क्रम में शहर हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुंबई की है, फिर दिल्ली की है, फिर कोलकाता है, फिर चेन्नई, फिर बेंगलोर, फिर हैदराबाद है। सबसे कम सबसे छोटा मिलियन सिटी कोलकाता है, कोटा है। रेलवे ऑफिस की बात करूं, ये चीज़ें मत पढ़ो वरना इसमें कंफ्यूज भी हो जाओगे आप। मालपाड़िया झारखंड में है। भद्रावती केमांगुंडी से संबंधित है। भिलाई दिल्ली राजहरा से संबंधित है। जमशेदपुर गुरु महिसानी से संबंधित है। कुल्टी आसनसोल गोवा से संबंधित है। विश्व वन दिवस 21 मार्च से संबंधित है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल से संबंधित है। मूर श्रीलंका में है। हेमाइट सूडान में है। सेमाइट पूर्वी अफ्रीका में है। पिग्मी युगांडा में है। बांटू निग्रो कालाहारी से संबंधित है। निग्रिटो कांगो बेसिन से संबंधित है। नार्डिक स्कैंडिनेविया से संबंधित है। साइबेरिया मंगोलैंड से संबंधित है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आवर्ती विपणन क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक, मासाहिक और पाक्षिक इस तरीके के बाजार लगते हैं, जिनको हम आवर्ती विपणन कहते हैं, जिनको होट या पेट भी बोला जाता है। ऊन निर्यात सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड करता है, दूसरी पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की है। ब्लू ग्रास राज्य कैलिफोर्निया को कहा जाता है। पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज में हरिकेन बोला जाता है। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है उसको पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज में हरिकेन कहते हैं। मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं, वो भारत में देखो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं चीन, फिलीपींस, जापान, देखो चीन, फिलीपींस, जापान, इसमें इनको टाइफून कहा जाता है। अमेरिका वाले क्षेत्र में इनको टोर्नेडो कहा जाता है। पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज में इनको हरिकेन कहा जाता है। भारत में इनको सुपर साइक्लोन कहा जाता है। महासागरीय पृष्ठीय धाराओं की प्रवाह दिशा में मौसमी उत्क्रमण देखने को मिलता है। ठीक है, तो महासागरीय पृष्ठीय धाराओं की प्रवाह दिशा में मौसमी उत्क्रमण कहाँ देखने को मिलता है? उत्तरी हिंद महासागर में देखने को मिलता है।
ठीक है। उत्तरी हिंद महासागर की जो दल धारा है वो गर्मियों के मौसम में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में बहने लगती है और सर्दियों के मौसम में उत्तरी पूर्वी मानसूनी धाराओं के रूप में बहने लगती है। बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ध्यान रखना यहाँ से बिल्कुल डिक्टो लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेंगे। इकोसिस्टम मापक आयाम नहीं होता इकोसिस्टम का, भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण नहीं करता है। इकोसिस्टम एक मापक आयाम नहीं होता, भूतल पर यह एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है। मोह तरंगों की जो मोह असंबद्धता है, अब बताओ आपकी मोह असंबद्धता कौन कौन से प्लेटों के बीच में है। मोह असंबद्धता में जो भूकंपीय तरंगें हैं उनकी गति है जो बढ़कर कितनी हो जाती है 6.9 से 6.9 7.9 से बढ़कर 8.1 हो जाती है। जो मोह असंबद्धता है वहां पर भूकंपीय तरंगों की गति 6.9 7.9 से बढ़कर 8.1 हो जाती है। जियोमॉर्फोलॉजी अल्ब्रेट पैंक से संबंधित है। ताजा पानी या मीठे पानी की झीलों की बात करूं तो सबसे बड़ी ताजा पानी या मीठे पानी की झील सुपीरियर है, फिर विक्टोरिया है, फिर ह्यूरन है और फिर मिशिगन है। फसल संयोजन प्रदेशों के निर्धारण हेतु सबसे पहले सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग जेसी वीवर मोदे ने किया था। ठीक है। वायुमंडल में यदि मैं मात्रा की बात करूं तो हाइड्रोजन की मात्रा 0.00005 है, जबकि ओजोन की मात्रा 0.00006 है। ठीक है, तो यह परसेंट आपको ध्यान में रखना है। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा है हाइड्रोजन की, उससे ज्यादा है ओजोन की। सीएस जलवायु है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र व इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम में वर्षांत होती है जो कि पछुआ पवनों की वजह से होती है। गर्मियों में यहाँ पर हमें शुष्क मौसम देखने को मिलता है। तो जो सीएस भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सर्दियों में मौसम वर्षांत का होना, गर्मियों में वर्षांत का ना होना, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है जलवायु पेटियों के स्थानांतरण पर। जलवायु पेटियां जो उत्तर दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती हैं, या वायुदाब पेटी बोल सकते हो, ध्यान रखना। तो वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण की वजह से भूमध्य सागरीय जलवायु प्रभावित होती है। वहीं आईटीसी जेड के स्थानांतरण की वजह से मानसूनी जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है, तो सीएस जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है, जहां पर सीएस, ध्यान रखना सीएस का मतलब बता देता हूं मैं। सीएस उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर व उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु, जो कि 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है ना। देखो भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में बता दूं, ध्यान से सुनना। भूमध्य सागरीय जलवायु, इसको सीएस के द्वारा दिखाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में सर्दियों में बरसात होती है, गर्मियों में शुष्क जलवायु रहती है, बिल्कुल भी बरसात नहीं होती। भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु के समय पछुआ पवनें चलती हैं व ग्रीष्म ऋतु के समय व्यापारिक पवनें चलती हैं। भूमध्य जलवायु वाले क्षेत्र में जो मानसून में परिवर्तन हो रहा है कि सर्दियों में बरसात हो रही है, गर्मियां शुष्क हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण होना। ठीक है, जो व्यापारिक पवनें हैं, जो पछुआ पवनें, उनके स्थानांतरण की वजह से जलवायु प्रभावित होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु है जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। चिली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके उत्तरी भाग में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, बीच वाले भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और दक्षिणी भाग में कैसी ठंडी जलवायु पाई जाती है। चिली एक ऐसा देश है जो कि एक लंबाकार और खंडित आकृति वाला देश है। चिली एक लंबाकार खंडित आकृति वाला देश है जिसके ऊपरी भाग में उष्ण मरुस्थलीय, मध्य भाग में भूमध्य सागरीय और दक्षिणी भाग में शीत जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, देखो भूसन्निधि के कारण होम से संबंधित है, भूसन्निधि की संकल्पना हॉल से संबंधित है, भूसन्निधि के इतिहास की अवस्था कोबर से संबंधित है। भूसन्निधियों का वर्गीकरण स्टुअर्ट मोदे ने किया था और उन्होंने एकल भूसन्निधि, बहुल भूसन्निधि और मध्यस्थ भूसन्निधि, इन तीनों की बात की थी। मायोसिन काल आज से 7 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व था। प्लायोसिन काल 10 से 7 मिलियन वर्ष पूर्व था। प्लिस्टोसिन काल 1 मिलियन वर्ष पूर्व था। होलोसिन काल 10,000 वर्ष पूर्व था। बुलवा पत्थर क्वार्जाइट पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेट सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लास्ट पेज आज का।
ढाल विश्लेषण विधि, जिसमें सापेक्षिक उच्चावच विधि का प्रयोग किया जाता है। देखो ढाल विश्लेषण के संबंध में कुछ विधियां हैं, जिसमें पहली आती है सापेक्षिक उच्चावच, जो कि स्मिथ ने दिया था। ढाल वर्ग विधि, जो कि रेज हेनरी ने दिया था। औसत ढाल विधि, जो कि वेंटवर्थ और फिनिस्टर ने दिया था। मोनालोवो एक सिंडर ज्वालामुखी का उदाहरण है, जो कि बेसिक या पेटिक लावा शंकु के नाम से जाना जाता है। मोनोलोवा हवा जो ज्वालामुखी है, या मोनालोवा जो ज्वालामुखी है, वो हवाई द्वीप में देखने को मिलता है। इसका लावा बिल्कुल पतला होता है, इसलिए ये एक शांत ज्वालामुखी होता है। हारिनी नदी वो होती है जो अपहरण करती है। हारिता नदी वो होती है जिसका अपहरण होता है। हारिनी हारिनी कौन होती है? जो अपहरण करती है। हारिता कौन होती है? जिसका अपहरण होता है। उसके बाद बात करूं मैं, स्थायी तुषार परिहिमानी से संबंधित है, पिंगो है, पटल विरूपण होस्ट है, और समुद्री तरंग स्टेक है। पो हो और आ हा, ध्यान रखना, पो हो है जो आ के विपरीत होता है। इन दोनों को मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। ये लावा के प्रकार है। जब आपके पाँव में सुई चुभती है तो आपके मुंह से कैसी आवाज निकलती है? आ की आवाज निकलती है। जब आपके पाँव में सुई चुभती है, कोई नुकीली चीज चुभती है, तो कैसी आवाज निकलती है? आ। तो जो आ प्रकार का लावा होता है वो कैसा होता है? नुकीले कटकों का बना हुआ होता है। जबकि जो पो हो लावा है वो कैसा होता है? थोड़ा सा लसदार होता है। ठीक है, कैसा होता है? थोड़ा सा लसदार होता है, जो ठंडा होने पर कैसा बनता है? एक रस्सी नुमा आकार ले लेता है। ठीक है, तो पो हो लावा है जो लिक्विड रूप में होता है, ठंडा होने पर रस्सी नुमा रूप ले लेता है। जबकि आ लावा है जो कैसा होता है? नुकीले कटक नुमा होता है। प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित सिद्धांत की मैं बात करूं, प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में कुछ साक्ष्य हैं, जैसे प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में कुछ क्या प्रमाण है। तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत हैरी हेस मोदे के द्वारा दिया गया था। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस मोदे ने दिया था। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विल्सन ने किया था। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी देखो, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत हैरी हेस ने दिया। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्लेटों का क्लासिफिकेशन कि 7 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेट होती हैं, ये किसने किया था? आपको कमेंट करके बताना है। तो प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में कुछ साक्ष्य हैं, जैसे सागर नितल प्रसरण है, प्रत्यावर्तन है, चुंबकीय विसंगति है, ध्रुवों का भ्रमण है, और रूपांतरण भ्रंश है। उत्प्लावकता बल महाद्वीपों के विस्थापन की वजह से पैदा होता है, स्थल खंडों को विषुवत रेखा की ओर आकर्षित करता है। ठीक है, उत्प्लावकता बल है जो महाद्वीपों का विस्थापन करता है, स्थल खंडों को विषुवत रेखा की ओर गमन करवाता है। तो इस तरीके से ये आज की हमारी मैराथन थी, लगभग 1 घंटे की हो चुकी। बिल्कुल भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया एक भी जगह। 52 मिनट की क्लास हुई है, कंप्लीटली स्टडी क्लास थी, एक भी सेकंड मैंने कहीं वेस्ट नहीं किए। यदि मैं इसी को और टीचरों की तरह पढ़ाता, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ाता तो इस क्लास को मैं 2 घंटे में कन्वर्ट कर सकता था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।